जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस आत्मकथा पर चर्चा करने वाले हैं ये बहुत ही दिलचस्प आत्मकथा है जो कि आपके एनटीए के सिलेबस में यूनिट 10 में आत्मकथात्मक विधा के तौर पे लगा है। एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा आप खुदरी आपके मन में बहुत ही कौतूहल पैदा करने वाली एक शीर्षक के रूप में है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप खुदरी का अर्थ क्या होता है। ये जो आप खुदरी आत्मकथा है रमणिका गुप्ता जी का, जो कि एक कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक, मजदूर यूनियन की नेता, नारीवादी कार्यकर्ता, यानी अलग अलग भूमिकाओं में समाज में अपना सामाजिक योगदान दी है। ये एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है जो उन्होंने सन 2015 में लिखा। सामंती परिवार में जन्मी रमणिका अपने जीवन के हर पन्ने को इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं कि बचपन से लेकर उनका जीवन धनबाद तक की यात्रा का कैसा रहा। साहित्य, सामाजिक सरोकारिता से, राजनीतिक संघर्षों से, अपने जीवन को चढ़ते उतरते जिन दौर में जिन सच्चाई के साथ उन्होंने सामना किया, उनको इतने स्पष्ट और खुले शब्दों में उन्होंने सबके सामने रख दिया। क्योंकि मैनेजर पांडे के शब्दों में अगर यही देखेंगे तो इन्होंने कहा कि आपूर्ति एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर प्रयोग है। ये एक स्त्री की आत्मकथा है। इसमें समय का इतिहास दर्ज है। इसमें विभाजन के समय के दंगे दर्ज है। इसमें बिहार के राजनेताओं के चेहरे की असलियत दिखती है। इसमें पारदर्शी भाषा का भी प्रयोग है। ये आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि रमणिका जी ने जैसा जीवन जिया है, महसूस किया, वैसा लिखा। फ्रेंड्स, आत्मकथा लिखना, वो भी यथार्थ के धरातल पे जो आपके साथ घटा हो, बिना उसके किसी भी ढाक टोक के लिखना, वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बहादुरी का काम होता है। और आप इसमें देखेंगे रमणिका जी ने संघर्ष में जितनी भी चीजें आई हैं, यहाँ तक कि बचपन के शोषण के साथ उनके प्रेम तक के सफर को निडर होकर उन्होंने आत्मकथा में स्थान दिया है। इसी साहस के नाम पे उन्होंने इसका जो आत्मकथा का नाम रखा है आप खुदरी। और आप खुदरी का अर्थ होता है कि वो स्त्री जो अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती है। कभी भी कोई भी स्त्री अपनी शर्तों पर जब जीवन जीने की बात करती है तो सामाजिक मानदंडों के अनुरूप वो खरा नहीं उतरती, और कैसे पग पग पे उसको प्रताड़ित होना पड़ता है, सामाजिक वंचना का शिकार होना पड़ता है, ये सब सारी चीजें आपको इस आत्मकथा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आत्मकथा रमणिका गुप्ता। सबसे पहले यहाँ भूमिका में लिखा गया है आप खुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। विविधता भरे अनुभवों की धनी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा की ये दूसरी कड़ी है। आप खुदरी एक बेहद पठनीय आत्मकथा है। उनकी आत्मकथा की जो पहली कड़ी है, यानी इससे पहले भी आत्मकथा की पहली कड़ी हादसे नाम से ये आ चुका है, वो कई अर्थों में अलग है। सच कहें तो यही है उनकी असल आत्मकथा। यहाँ लेखिका का निजी जीवन, उनके संघर्ष का सच एक स्त्री की कसौटी पर उद्घाटित हुआ है। यहाँ एक सुदीर्घ जीवन की कहानी है जहाँ एक रचनाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में रमणिका जी का धनबाद तक का जीवन बड़े रोचक ढंग से सामने आता है। दरअसल आत्मकथा लेखन के लिए जिस जरूरी हिम्मत और सच कहने की सलाहियत होती है, वो रमणिका जी में कूट कूट कर भरी है। हिंदी में एक निर्भीक स्त्री के जीवन पर आधारित ऐसी आत्मकथा है जिसे पाठक एक रोचक उपन्यास की तरह पढ़ेंगे। उम्र के जिस दौर में लोग हाँफ कर घर बैठ जाते हैं, रमणिका जी 86 साल की उम्र में भी युवा रचनाकारों से ज्यादा सक्रिय हैं। रमणिका जी की इस बेहद बोल्ड आत्मकथा को पढ़कर कुछ और रचनाकार आत्मकथा लिखने की हिम्मत दिखाएं तो हमारा ये प्रयास सफल होगा। ये आत्मकथा बताती है कि जीवट किसे कहते हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा इसके शीर्षक से ही, और आप में कौतूहल बस भी ये चीज़ जानने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आखिर ये जिद्दी लड़की क्या है, साहित्य में इन्होंने क्या अपना योगदान दिया, और क्यों इनके पढ़ने के बाद कुछ नए लोग आए और वो लेखन में आगे आए। केंद्रीय हिंदी संस्थान से ये प्रकाशन में आया आप खुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा, रमणिका गुप्ता। कहते हैं यहाँ पे लिखा है कि उन स्त्रियों के हट को जिसने उन्हें आप खुदरी बनाया, उनके उस फैसले को जिसने अपनी राह खुद चुनी, उनके उस फैसले को जिसने जोखिम उठाया पर कभी भी हारा नहीं। अब यहाँ पे देखिए अनुक्रम में सबसे पहले इन्होंने भाग एक में एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को बताया है, और हमें ध्यान भी देना क्योंकि क्वेश्चन भी आते हैं इस तरीके से। जैसे पहला है कि सच बोलना क्यों जरूरी है। भाग एक नाम से है सच बोलना क्यों जरूरी है। सबसे पहले
मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी शीर्षक है। बुरी लड़की वर्सेज अच्छी अच्छी लड़की क्या है, सिर ढक कर चलो। आपको देखिए इन शीर्षकों से भी बहुत कौतूहल कि आप बहुत चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि कैसे घोड़े पर चढ़ना लड़कियों के लिए अगर माना जाए तो उस तरीके से मतलब नहीं माना जाता सामाजिक मानदंड में। लड़कों के अनुरूप हर काम करने के लिए लड़कियों को नहीं कहा जाता है। तो इनका पहले ही कि मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, बुरी लड़की अच्छी लड़की क्या होती है, सिर ढक कर चलो, मैं बड़ी होने लगी, जब आस्थाएं टूटी, उनका रूठना मनाना, कविता और युद्ध का खटका, मझले भाई का प्रेम प्रसंग। फिर कहते हैं कि आगे का शीर्षक है बड़े भैया भाभी और परिवार, हवेली और मोरनी दराजा, मौसी नाना, कुलच्छनी नहीं, दोहरे मापदंड, बचपन का पहला एहसास, अतीत के सांप, कौतूहल। आगे है अपराध बोझ का बीज, गलत का एहसास, कोयटा में किससे, एक मर्द बराबर हजार औरत, भाई की कुड़माई, कुड़ीमार गुरु परिवार, औरत को सुरक्षा चाहिए या प्यार, यह धरती मर्दों को खा जाती है, ताई के भारत लौटने के बाद। तो इन्होंने बहुत ही मतलब आप कहेंगे कि 2-3 पेज में जो है एक शीर्षक को लिया, उसके बारे में सारी चीज़ों को बता दिया, फिर आगे बढ़िए। प्रेम का पहला एहसास इनको कब हुआ? सवालों के साए, हमारे लिए समय नहीं था, बदलती देह, देह की भूख, भाभी, भौजी भाईचारा, मजले भाई की शादी, चेहरा विहीन हरकतों का सिलसिला, प्यार और नफरत के पात्र, खून की नदियों में अंग्रेज डूबते नजर आते, मिथक ढह गया, जल उठी सद्भाव की फसल, दंगे शुरू हो गए। फिर कहती हैं कि पहली प्रेम यात्रा, मैं डॉक्टर बेदी की साली हूँ, अगवा लड़कियों की खोज, रेफ्यूजी कैंप, नोहखली और अनशन का दौर, दूसरी प्रेम यात्रा, निजात की मुहिम, कोई बंदिश न लगाई जाए, क्या सच को झूठ कहूँ, दोहरी जिंदगी, वर्तमान और भविष्य, शादी के बाद वफादार रहें, क्या तू वेदी की बहन है, हाँ प्रकाश के पास गई थी, पहली बार, यू आर माई लिटिल एंजल, कौन पहचानेगा दूल्हे को, सतलज बहती रही, हनीमून, पहला झगड़ा, 10 रुपए में गुजर कर लूंगी, घर के बंधन, शंका की शुरुआत, ईर्ष्या और ढा, ग्रंथि, वफादारी की कसम टूटी, ब्यूटी पार्लर, आंखों से झलकता प्यार, महाराज का बुलावा, जब प्रेम का गला घोंट दिया गया, अपने पांव पर खड़ा होने की जिद, पैसों की जरूरत का एहसास, भटकाओं का दौर, सौदेबाजी, घर वापसी, जब रिश्तों की गरिमा टूटी, मुझे तुम्हारे जैसा एक बच्चा चाहिए, स्कूल में मांस खाने को मिलता है, जैसे वह मुस्कुराते हुए ही पैदा हुआ हो, दोस्त सखा हमदम, छाया सड़क पर कूदने कूद रही थी, मेरी मम्मी बहुत बहादुर है, शांता क्रूज, मरीन ड्राइव और मराठी भाषा से परिचय, शिवा सेवा शिवा, मद्रास यात्रा मद्रास। भाग एक तक देखेंगे आप पूरे 335 पेज तक जो है भाग एक है, जिनमें मद्रास तक के बारे में विवरण है। हमें क्रम से ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है ना कि भाग एक में क्या चीज़ें, भाग दो में क्या है, तो हमें ये ध्यान में रखते चलना है कि कौन सी घटना कब इनके साथ हुई है। फिर आप इस तरीके से भाग दो में जाएंगे, तो हम भाग दो पे चर्चा तब करेंगे जब हम वहाँ से शुरू कर देंगे आगे पढ़ना। तो अभी पहले वाले भाग में सच बोलना क्यों जरूरी है, यहाँ से शीर्षक की शुरुआत होती है। सबसे पहले कहती हैं कि मैं रमना हूँ, मेरे कई रूप हैं जिसमें आप मेरी इस कथा यात्रा में रूबरू होइएगा। मैंने बुरी लड़की होने का दंश भी झेला, हालांकि मैं मानती हूँ कि मैं बुरी नहीं थी, पर मैं कौन होती हूँ ये जजमेंट सुनाने वाली। पढ़िए ना आगे, बताइएगा मुझे क्या सच में मैं बुरी थी, क्या मैं बुरी हूँ, मैं क्या हूँ, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। चलिए आत्मकथा के साथ चले। हाँ, मैं रमना हूँ। स्कूल कॉलेज और प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रमणिका है, जो रमणीक को संज्ञा का रूप देने के लिए जानबूझकर बनाया गया है। मुझे बदलाव प्रिय है, हालांकि मैं अब भी भीतर से कहीं अकेली डटती, कहीं अकेले बिगड़ती, झगड़ती, बिसूरती हुई, या भीड़ में जूझती हुई, बहस करती, तर्क रखती, एक दुबली पतली मरियल सी सीधी सादी भोंदू सी लड़की। ऐसे में अभी क्या हूँ ये कुछ लोग जानते हैं, आप भी जान जाएंगे। इस मुकाम पर मुझे उस रमना ने ही पहुंचाया है जो जिद्दी है, बुरी है, खराब है, तो बुद्धू कहलाने पर भी हंस या मुस्कुरा देती है और अपनी बात पर अड़ी रहती थी। यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ी बात कहती हैं कि नदी को ना पत्थर बांध सकते हैं ना बांध। नदी तब तक नहीं रुकती जब तक उसका पानी का स्रोत खत्म नहीं हो जाता, और मैंने अपने भीतर की स्त्री के स्रोत को कभी खत्म नहीं होने दिया। चूंकि मैं उसे नदी मानती हूँ,
जिसमें सब अपनी गंदगी धोकर चले जाते हैं, पर वह सतत स्वच्छ आभात गति से बहती रहती है। फिर भला मेरी स्त्री कैसे उन रूढ़ियों या बंधनों से बचकर खुद को गंदा होने देती, जिन्हें मैंने हमेशा नकारा और तोड़ा है। मैं कितना नाकार पाई, कैसे नकारा, वो सही था या गलत, ये आप बताइए। जब लड़की बड़ी होती है तो लड़की की जमात बड़ी होती है, केवल उसका व्यक्तित्व नहीं, उसके साथ साथ उसके संस्कार, ग्रंथियां, भय और स्वरूप भी बड़े होते हैं। और कभी कभी तो लड़की इन सबसे आगे बढ़ जाती है। मैं आगे बढ़ने के लिए दौड़ी या दौड़ने के लिए दौड़ी, ये घटनाएं बताएंगी जिनमें मैं घटती रही या जिन्हें मैं उलांघती गई। दरअसल हर चीज पाने के लिए एक हट जरूरी होता है। घोड़ा भी तो हट करता है और मनुष्य भी। मैं या मेरी स्त्री कितना अड़ पाई, यह हक्ष प्रश्न है। शायद समय का अंतराल उत्तर दे दे। अभी तो स्त्री की यात्रा बहुत बाकी है। आस्थाएं शाश्वत नहीं होती। मेरी आस्थाएं भी बदली हैं और एक दिन वे आस्था न रहकर तर्क बन गई। तर्क संगत होना ही सही, उचित अनुचित क्या है, मैंने इसकी चिंता कभी नहीं की। ये मेरा काम नहीं। तर्क क्या कहता है, क्या निष्कर्ष निकालता है, उसे क्रियान्वित करता है, मैंने ज़्यादा जरूरी समझा। शायद सही भी है। तर्क ने मुझे अमल करने की राह दिखाई। मैं कहाँ तक खरी उतरी, इसका निर्धारण अभी तक की निर्धारित कसौटियों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने तो कसौटियां ही बदल दी थी। मैं सफल हुई या नहीं हुई, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने निष्ठापूर्वक प्रयास किया, मेरे लिए यही महत्व रखता है। कसौटियां तो शाश्वत नहीं होती, यह मेरा तर्क था, यही मेरी मान्यता थी। अनुभव की विरासत मेरे पास है, जो मेरे और मेरे परिवार के साथ साथ मेरे युग, मेरे देश और दुनिया की विरासत है, जिनके निष्कर्ष शाश्वत नहीं, सापेक्षिक है। आप अपने अपने सापेक्ष ढूंढ सकते हैं, रच सकते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण और मानसिकता के अनुसार नए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके लिए आप आज़ाद हैं। लेकिन याद रखिए, नियम, कानून, दायरे और समाज, यहाँ तक कि देश और दुनिया के केंद्र में मनुष्य ही है। सब कुछ मनुष्य के लिए ही है। इनके लिए मनुष्य ना तो बना है ना बनेगा। इसलिए निष्कर्ष निकालते समय ये जरूर याद रखिएगा कि आप सबसे पहले मनुष्य हैं और मनुष्य की कसौटी मानवता है, ना कि समाज के नियम या कानून। उन्हें तो मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य ही बदलता है। मैं सदैव ऐसा ही मनुष्य बनने के प्रयास में रहा। अपने पीढ़ी से भी मैंने यही अपेक्षा की। परिवार में प्रेम प्रसंगों के बहुरंगे सिलसिले किसी में भी प्यार की ललक पैदा कर देते हैं। ये प्यार व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक अधिक बन जाता है। दूसरे के प्यार को बरकरार रखने का प्रयास खुद ही एक प्यार बन जाता है। प्यार की ललक समाज के प्यार की भूख से जुड़ जाती है। इस ललक ने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये ललक फूहड़ कभी नहीं लगा, क्योंकि प्यार से जुड़ी ललक फूहड़ नहीं होती। लेकिन समाज प्यार में बाधक बनकर खड़ा होने को अभिशप्त रहा है। यही शुरू होता है प्यार और व्यवस्था का टकराव। मैंने प्यार का साथ दिया। प्रेम होता है, हो जाता है, योजना बनाकर नहीं किया जाता। मेरे परिवार में नई पीढ़ी के लिए शायद ये पहला प्रसंग था। मेरी उसमें रुचि परिवार की प्रचलित परंपरा के खिलाफ विद्रोह का समर्थन था। दूसरी तरफ योजनाबद्ध ढंग से रिश्ते जोड़ने का सिलसिला जारी था, वही मान्य था। और आज भी देखिए ना, समाज में प्रेम विवाह की स्वीकार्यता कितनी है और कितना ही सामाजिक बंधनों में देखे व्यवस्थित शादी का प्रचलन है। तो यहाँ पे रमना जी यानी रमनिका जी बताते हैं कि उनके परिवार में भी बिल्कुल यही चीज मान्यता में था। और ये स्वाभाविक चीज बताती है कि प्रेम होता है, हो जाता है, योजना बनाकर तो प्रेम नहीं किया जाता है। मान्यताओं और इच्छाओं के संघर्ष से मैंने इच्छा का साथ दिया। इच्छा की उर्वरा भूमि में मेरे प्यार का अंकुर फूटा। पंजाब के हीर रांझा की कथा को सुना था। अपने घर में उसे घटते देखकर मैं रोमांचित हो उठी थी। इस रोमांच और रोमांस ने आगे आने वाले जीवन को कितना प्रभावित किया, ये भी भविष्य में ही कैद था। जीवन के वर्तमान में ही भविष्य की नींव पड़ती है और मेरे अवचेतन में वर्तमान मेरा भविष्य लिख रहा था। मेरे भीतर घुटी घुटी अपराधी सी मेरी इच्छाएं एडवेंचर कथाओं को जन्म दे रही थी। मेरे सपनों में राजकुमार, नाइट, योद्धा, जिन्न व शहजादों की कथाएं जन्मती मरती, परवान चढ़ती और शहीद होती थी। मैं अभिनय और नृत्य के जरिए खुद को अभिव्यक्त करने को लालायित रहती, विभिन्न पात्रों को अपने नृत्य की भंगिमाओं में जीने लगी थी। उस खूंसट आर्य समाजी मास्टर से घृणा एक जिन्न का रूप खड़ा करती थी। मेरे भीतर कोई शाहजादा, राजकुमार या नाइट बसता था, जो मेरे भीतर तक एक डरी डरी सी लड़की को मुक्ति दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहता। मेरे कोलों में राजकुमार की आहट अनवरत गूंजती थी। पता नहीं क्यों एक अंतरंग साथी बनकर एक पुरुष मेरी मदद में आ जाता था, जबकि पुरुष से ही त्रस्त थी मैं। एक ओर थी मेरे अंतर की मैं और दूसरी ओर थी मेरी बाह में। मेरा बाह रूप, वाचाल, हमेशा बहस करने वाला, तर्क करने वाला, हंसता मजाक करने वाला, किसी भी हद तक जाने को तैयार।
वो न राजकुमार का इंतजार करता, न शहजादे या नाइट का। खुद बचाने वाले की भूमिका अदा करने के लिए सदैव तत्पर रहता। मेरे अंतर्मन की कमजोरी था प्रेम। लेकिन जब लक्ष्य की प्राप्ति या प्रतिबद्धता का सवाल उठता तो मेरा बहिर्मन प्रेम को भी दरकिनार करने की कुव्वत रखता। जोखिम उठाना मेरा स्वभाव है। एडवेंचर का जज्बा केवल रोमांस हेतु नहीं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदैव हाजिर रहता। कहते हैं कि प्रेम की तरह ही घृणा मनुष्य के स्वभाव का अनिवार्य भाव है, जो असुरक्षा और भय से पैदा होता है। ये ईर्ष्या और बदले की भावना ने परवान चढ़ता है। सभ्यता के विकास ने समाज को घृणा करना सिखाया है, उसी ने वर्चस्ववादी बनाया है इसे। यहाँ तक कि इस विकास क्रम ने औरत को भी संपत्ति बना दिया है। संपत्ति से उत्पन्न होता है कब्जा करण, और कब्जा पैदा करता है अहम। यहाँ अहम यही दर्प दूसरे को छोटा मानता है और खुद को बड़ा। सभ्यता के विकास की सीढ़ियां दनादन चढ़ते हुए पुरुष समाज का सिरमौर बन बैठता है, विधाता बन बैठता है। वो बन गया सुपरमैन, जो किसी भी कमजोर से घृणा करता है, किसी भी कमजोर को जिंदा रखने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में पुरुष प्रधान समाज ने लिंग, रंग और जन्म के आधार पर घृणा और भेदभाव के बीज बोए। मनुष्य पैदा होते ही घृणा नहीं करता, प्रेम जरूर करता है। समाज ही उसे घृणा करना सिखाता है। मैंने बेहद प्रेम किया है, घृणा के रूबरू भी हुई हूँ, पर घृणा मुझ पर ज्यादा देर तक हावी नहीं रहा। इसलिए शायद मैं प्रेम को व्यष्टि से समष्टि में बदलने में कामयाब रही। प्रेम जब समूह के स्तर तक फैल जाता है तो विराट बन जाता है, उसके सामने व्यक्तिगत प्रेम बौना हो जाता है। विश्वास स्वयं विराटता की एक जरूरी शर्त बन जाता है। तर्क प्रश्न करता है, प्रश्न का उत्तर विश्वास को जन्म देता है। दोनों को अन्योन्याश्रित रिश्ता मैंने तर्क और विश्वास को जिया है। इसलिए जब जब विश्वास टूटा मुझे धक्का लगा, मुझे लगा मेरा तर्क हारा है। फिर भी मैंने ना तो तर्क छोड़ा न विश्वास। जीने के लिए दोनों की दरकार है। विश्वास खो जाने का अर्थ है जीने का अर्थ खो देना, यानी मृत्यु। तर्कहीन हो जाने का अर्थ है जीवन जीना छोड़ देना, अर्थात जीवित लाश बन जाना। कहते हैं कि तर्क शंकाओं का समाधान करके विश्वास पैदा करता है, नो विश्वास उम्मीद को जन्म देता है। मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ा, इसलिए बार बार परास्त होकर भी मैं उठ खड़ी हुई। यही बार बार उठ जाना ही तो वो उत्साह है, उल्लास है, जो जीने की इच्छा जगाता है। यह भी कह सकते हैं कि जीने की इच्छा ही बार बार गिरने पर फिर से उठने की ललक बनाए रखता है। सच कहने का हौसला भी मुझे मेरी जीने की इच्छा से ही मिला है। मैंने हर पल को जिया, मैंने यादों से सीखा है जिंदा रहना। यादों को भी जिया है मैंने, उसके लिए जरूरी है सच कहने की हिम्मत और कुव्वत। सच कितना कटु होता है उतना ही बड़ा, जितना बड़ा सच, जितनी लंबी और प्रभावकारी उसकी अनुभूति। सत्य जितना सपाट और स्पष्ट होता है उतना ही बड़ा रहस्य छिपा होता है उसके भीतर। वह जितना रहस्यमय होता है उतना ही मारक भी होता है। बदलाव के साथ सब लक्षण जड़ता को झकझोर दे देने के साथ जुगाड़ समाज को बदलने की सब शर्तें सत्य के गर्भ में छिपी होती हैं। मैंने सत्य की इसी रहस्यमयी मारक और विध्वंसक शक्ति का प्रयोग किया, अपने खिलाफ खड़ी सामाजिक परंपरा, रूढ़ी और तथाकथित संस्कारों की बाढ़ से उबरने के लिए। बहुत हमले हुए, बहुत आरोप लगे, लांछन उछाले गए, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया और वापिस उसी समाज को लौटा दिया। बूमरैंग कर गए सबके सब उन्हीं पर। मैं अगली मुहिम के लिए फिर से उठ खड़ी होती। मुझ में कई भटकाव आए, पर मैंने खुद को उनसे उबारा। आगे बढ़ने के लिए भटकाव पर रोक लगाना जरूरी होता है। हालांकि भटकाव भी पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाता, वह भी कुछ न कुछ सार्थक छोड़ ही जाता है। भटकाव की मृग मारीचिका और उनसे उबरने पर पश्चाताप के सैलाब भी जिंदगी की भूल भुलैया में गुम होने से बचा लेते हैं। मैं अपनी गलतियों से इसलिए सीख पाई चूंकि मैंने उन्हें छिपाया नहीं, मैंने उन्हें सच की झोली में डाल दिया, जो सब्र और सहनशक्ति की अनंत सौगातों से भरी होती है। लक्ष्य की तलाश में ही लोग भटक जाते हैं, उनमें सब कुछ जल्दी हासिल करने की छटपटाहट होती है। ये छटपटाहट हर अच्छे बुरे रास्ते को परखने के लिए विचलित रहती है, इसीलिए फिसल जाती है। ये फिसलन भी मनुष्य को खाली हाथ जाने नहीं देती। बुरे ही सही, कुछ अनुभव लेकर ही लौटता है मनुष्य, जो सदैव उसे खबरदार करते रहते हैं। फैसला गलत हो सकता है, मनसा गलत ना हो तो फैसला बदला भी जा सकता है। दोहरे मापदंड वाले सामंती समाज में अपराध बोध से ग्रसित खुद को अपराधी मानती मैं इस सिस्टम को, यानी इस स्टिग्मा को मिटाने को आतुर में अपने गिर्द इर्द गिर्द जैसे बेदाग अपराध बोधियों के घेरे से घिरी हुई उन घेरों को तोड़ने के संकल्प लिया करती। मैं जानती थी कि मुझे अपराधी करने वालों ने ही मुझे अपराधी बना। मुश्किल से ही व्यक्तित्व में पड़ी ये दरारें मुश्किल से ही दूर होती है, जिंदगी भर इनका प्रभाव बना रहता है। ये दरारें कहीं खाइयां ना बन जाएं, कहीं मैं उनमें खो ना जाऊं, इसी प्रयास में मेरे भीतर बसी मेरी अच्छी लड़की जूझती रही उम्र भर।
मैं कितनी कामयाब होंगी ये समय के अंतराल में छिपा था, पर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। मेरे अवचेतन ने मुझे कभी अपराधी नहीं माना, बेवफा नहीं माना। मुझे प्रेम हुआ, मुझसे प्रेम हुआ और मैंने प्रेम की हदें तोड़कर प्रेम किया। प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। मैंने खुलकर जीना सीखा। सच ही दोहरेपन को खत्म कर सकता है, मैंने ये जान लिया। इसलिए लिखने बैठ गई मैं अपने जीवन का सच की समाज के दो मुंहों को उजागर कर सकूं। मनुष्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, उनके दोहरे मापदंडों को समाप्त करने को उद्यत मेरी स्त्री ने सबसे पहले अपने मापदंडों पर जीना शुरू किया। ऐसे मापदंड किसी बाधा को स्वीकार नहीं करते। मैंने तय किया कि मैं किसी का औजार नहीं बनूंगी। प्राय स्त्रियों को हथियार या औजार की तरह पुरुष उपयोग करता है। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया, औजार मत बनो। प्राय स्त्रियां कोई असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न होने पर चुप रह जाती है। उनके लिए बेहतर होता है ऐसी स्थिति पैदा ही ना होने दे। बाद के दिनों में मुझे यही फार्मूला अपनाना पड़ा। मुझे शोषण से सख्त नफरत रही है, इसलिए उसकी गंध आते ही मैंने रिश्ते तोड़ दिए हैं। ये तोड़ने की हिम्मत मुझे मेरे से स्वीकार करने की हिम्मत ने ही दी है। सच बोलने की मुहिम शायद उस युवा मन को राहत दे सके जो दो राहे पर खड़ा निर्णय लेने से हिचकिचाता है। प्रेम करना चाहता है पर डरता है समाज से, खुद से, अपने से, चूंकि उसके अपने मन में भी समाज के मापदंड हावी होते हैं। लड़कियों का सच है पहले सह लेना फिर प्रतिवाद करना। मैंने भी इस सच को जिया। दूसरा सच जो लड़कियां आमतौर पर जीती हैं वो है सुचिता के हनन का खतरा। सुचिता यानी पवित्रता और उससे उपजा अपराध। इस सुचिता या कौमार्य को बचाने की फिराक में ही औरत जीवन भर खुद को अपराधी मानती रहती है। सुचिता का बोध तो मेरे मन में बचपन से ही भर दिया गया था, जबकि मेरी यह सुचिता कभी सुरक्षित ही नहीं रही। बिरले ही कोई स्त्री होगी जिसकी सुचिता समाज ने सुरक्षित रहने दी हो। यह भी एक सत्य है। अंततः उसकी निरर्थकता मेरी समझ में आने लगी। समाज की निरर्थकता सिद्ध करने हेतु मेरे लिए यह तथ्य ही पर्याप्त था। मुझे सुचिता की व्यर्थता का भान तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इस ग्रंथि से मैं बहुत बाद में उभरी। सुचिता भंग होने का दंश अपराध बनकर जीवन भर कसकता है और इसी के कारण औरत जन्म जन्मांतर तक अपराधनी, बेवफा, विश्वासघातनी और छिनाल कहलाती है। अगर औरत इसकी निरर्थकता पहले ही समझ जाए तो शायद हीन ग्रंथि से ग्रसित होने से बच जाए। सुचिता का टूटना उसे अपने ही नजर में गिराता है, जबकि पुरुष जबकि पुरुष अपने पहले सहवास को मर्दानगी का सर्टिफिकेट घोषित करके सेखी बघाड़ता है। इसी दोहरे मापदंड को तोड़कर स्त्री मुक्त हो सकती है। सुचिता के इस पाखंड को तोड़ने की पहल स्वयं स्त्री को ही करनी होगी। हमारे समाज की आचार संहिता के ठीक विपरीत पश्चिमी समाज में स्त्री की सुचिता ही शादी में बाधक होती है। इसे उसका गुण नहीं, उसकी अनुभवहीनता समझा जाता है। उनके यहाँ ये कथित भारतीय गुण गृहस्थ जीवन के लिए सुखकर साबित नहीं होता। मेरे आत्मकथ्य का सच ये साबित करता है कि सुचिता कोई मुद्दा ही नहीं है। ये पुरुष वर्चस्व के लिए बनाया गया एक मिथक है, जिसके तहत स्त्री पुरुष की नज़र में जितनी बार अपवित्र होती है उतनी ही बार वो अपनी नज़रों में गिरती है। इस मापदंड से मुक्त होकर ही औरत एक स्वतंत्र औरत बन सकती है या अपवित्र होने के बोध से बच सकती है। इस हीनता से उबरना ही उसे मुक्ति दे सकती है। ये सच है कि स्त्री स्वयं ही अपने गिर्द अपराध बोध के पनपने और महकने की कथा खुद बुनती है, लेकिन यह भी सत्य है कि अपराध बोध की यात्रा पर निकली स्त्रियां ही समाज को बदल सकती हैं। मैंने कैसे उससे निजात पाई ये इस आत्मकथा का सच बताएगा। ये एक बड़ा सच है कि कानून तोड़कर ही कानून बदला जा सकता है और बदला गया है। शुचिता भंग होने के बाद मैंने यौन संबंधों की गोपनीयता के नियम तोड़े। गोपनीयता ही तो स्त्री की परतंत्रता का सबसे बड़ा औजार है। यौन की गोपनीयता न सिर्फ स्त्री के लिए घातक है बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी घातक है। यही अपराधों को जन्म देती है। न रिश्तों में छिपा होंगे, न कोई ब्लैकमेल करेगा। पुराने मूल्य और वर्तमान के चालू मूल्य से मुंह धो होती है और मेरी पीढ़ी अपने अवचेतन में अपनी कसौटी पर उन्हें कसती परखती है। मैं भीतर ही भीतर विद्रोह की पीठिका को निर्मित में भागीदारी करती हूँ नई कसौटियों की। मेरी पूरी पीढ़ी ही लगी थी शायद नए मूल्यों की पौध की रोपाई में, उनके विकास में, लेकिन अतीत खाद न बनकर भविष्य के कंधों पर ही लदक गया। आज तक समाज ढो रहा है सामंती कसौटियाँ। भविष्य के बाजार में उन्हें बिकाऊ माल की तरह प्रस्तुत करने में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा।
सामंती युग की ये कसौटियाँ आज भी बाजार में बिक रही हैं। सुविधावादी मूल्य तब भी कायम थे, आज भी कायम है। इन मूल्यों को चुनौती देती यह पीढ़ी उन्हीं मूल्यों का शिकार भी हो रही है। मैं भी किस हद तक इनका शिकार बनी और इनके खिलाफ कितनी हद तक लड़ने में कामयाब रही, ये इस आत्मकथा का मेरा सच बताएगा। मैंने अपने और अपनी पीढ़ी के सच को आज की नज़रों से बयां करने का प्रयास किया है। मैं कितनी सफल हूँ, ये समय बताएगा। मैं ये ज़रूर दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं हारी नहीं। मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हारना मेरी नियति नहीं। औरतों की नियति भी हार कर बैठ जाना नहीं, गिर कर फिर उठना है। संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ते रहना है। मैं मूलतः एक कवि हूँ। गद्य लेखन मैंने बहुत देर से शुरू किया। 1978 में मैं बहुत बीमार हो गई थी। रांची अस्पताल में मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ। वहाँ हजारीबाग की एक उभरते युवा कवि भारत यायावर मेरी देखभाल के लिए अस्पताल में मेरे साथ रह रहे थे। उन्होंने हजारीबाग के लेखकों को जुटाकर मेरे घर पर नियमित रूप से गोष्ठियां शुरू की, योजना को कार्यान्वित किया। बीमारी के दिनों में कोयला खदान की 2 महिला काम कर इसके बाद मेरे पास आकर देखभाल भी करती। मजदूर साथी तो हर रोज कोरियारियों से आकर मेरी खबर हाथ ये सब ले जाया करते थे और अस्पताल का जरूरी खर्च भी वो जमा कर जाते। उन्हीं दिनों भारत आए और ने 3 मोटे रजिस्टरों में मेरी डायरियों से सभी कविताएँ खोज-खोज कर दर्ज की। उन्होंने ही कहा था कि जिनके लिए आप इतना संघर्ष करिए, आप उन पर क्यों नहीं लिखती? कितनी कहानियाँ मिल जाएँगी आपको। उनके जीवन संघर्ष की, उनकी प्रेरणा से मैंने पर्वतिया कहानी वहीं अस्पताल में लिखी। मैंने भारत आयावर को सदैव अपना गुरु माना। वे हमेशा मेरे लेखन को प्रोत्साहित ही नहीं करते, उसे दिशा भी देते। कविता मेरे जीवन का हिस्सा थी। उसे जन्म में लाने का काम या पत्रिकाओं तक पहुंचाने का काम शुरू भी भारत यायावर ने ही किया। तब लोग जानने लगे कि मैं राजनैतिक ही नहीं, कवि भी हूँ। मेरा विद्रोही स्वभाव मुझे राजनीति की तरफ ले गया था, ताकि मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकूं, उसे बदल सकूं। संवेदना से ओतप्रोत मेरा मन मुझे ले गया सृजनात्मक कार्यक्रमों और साहित्य की ओर, कि कुछ नया रच सकूं, सृज सकूं। कई संस्थाओं के निर्माण से मैंने समाज को कारगर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार किया, तो साहित्य के माध्यम से दृष्टिकोण बदलने का अभ्यास। दरअसल मेरे लिए ये दो रास्ते नहीं थे, एक ही रास्ते के दो छोर। एक आदि यानी प्रस्थान बिंदु, तो दूसरा अंत यानी मंजिल। एक मुहिम, आंदोलन या एक राह के लिए तो दोनों का होना ज़रूरी होता है। शुरुआत ही नहीं होगी तो लक्ष्य पर हम पहुँचेंगे कैसे? मेरी रुचि, मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति भी इस राह पर ले जाने को कारक रही है। अंतर केवल यही है कि अब राजनीति ने साहित्य की डगर पकड़ ली है और साहित्य ने राजनैतिक दिशा। स्वाभाविक है, भटकाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। ये मेरी योजनाओं की महायात्रा है, जिसे संघर्ष ने गति दी और हादसों ने 2 कदम पीछे हटकर पुनः प्रयास की प्रेरणा और योजना। संघर्षों ने कभी मुझे थकने ही नहीं दिया, तरीका बदलना ज़रूर सिखाया। मेरे अनुभव कलम की नोक पर सवार हो पन्नों पर उतरने लगे। पहले यदाकदा लिखती थी, मूड आने पर लिख लेती थी, बस केवल कविताएँ, जो संघर्ष के दौरान बालात मुझ पर तारी हो जाती। दूसरी बात, दिल का दौरा पड़ने पर मुझे भय हो गया कि शायद मैं बचूंगी नहीं। अपनी रचनाओं को, गीतों को बिना सुनाए, बिना गाए ही मैं चली जाऊंगी। इसका मुझे बड़ा मलाल हो रहा था। मैं दिल का ऑपरेशन करवाने दिल्ली आ गई। मेरे दिल के ऑपरेशन के बाद गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ। उसी दौरान मैंने डॉक्टर रामविलास शर्मा जी से मिलने की ठानी, ताकि अपना रचना संसार उन्हें दिखा सकूं। फ़ोन पर समय लेकर मैं अपनी कविता पुस्तक की डायरी लेकर वहाँ पहुँची, विकासपुरी। उन्होंने मेरी कतिपय रचनाएँ सुनी। उन्होंने पूछा, तुम करती क्या हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं कोयला खदान के मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्षरत हूँ और सीटों से संबंधित कोलफील्ड लेबर यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने उन्हें कुजू में मुझ पर हुए इंटक के कोल माफिया के हमले की घटना भी सुनाई और रैलीगढ़ा व केदले में हुए संघर्ष की चर्चा भी सुनाई। उन्होंने कहा, कविता लिखती हो, लिखती रहो, लेकिन तुम अपने अनुभव कहानियों में दर्ज करो। भले वर्णनात्मक ही लिखो, वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो दस्तावेज होगा, इतिहास होगा इस युग का। यह शोध के लिए कच्चा माल भी बनेगा। तुम नहीं तो कोई और इनका उपयोग करेगा। मैंने उन्हें कविता में लिखी अपने जीवन के बारे में बताया। उन्होंने मुझे अपने अनुभव पर आधारित कहानियां लिखने की सलाह दी और मैंने गद्य लिखना शुरू कर दिया। उनसे मिलकर मुझे बहुत संतोष हुआ कि इतने बड़े आलोचक ने मुझे सुना और दिशा दी। रामविलास शर्मा जी से मिलने के बाद मैं योजनाबद्ध तरीके से गद्य लिखने की ठान ली। मैंने तय कर लिया कि अब मैं लिखूंगी मेरे अनुभव, मजदूरों के अनुभव, किसानों का यथार्थ, आदिवासियों की त्रासदी, विस्थापन का दर्द, स्त्री की पहचान की खोज। मैं लिखूंगी समाज, सत्ता और व्यवस्था में बदलाव के किस्से, मुक्ति की दृश्य। अब मेरी कविताएं कथा के पात्र बनकर संवाद करने लगी। मेरी कलम सोच और चिंतन के चौराहे पर खड़ी हो
विमर्श की दिशा में आगे बढ़ने लगी। मेरे शब्द विगत 50 वर्षों के अतीत का इतिहास घेरने बांधने को विफल हो उठे। आज भी विकल है, बेचैन है, मैं अपनी सोच में ही। जाने कितने ग्रंथ रोज लिख लेती हूँ, कितनी कविताएं अलिखी रह जाती हैं, खो जाती हूँ विस्मृति में। मैंने आत्मकथा लिखने की ठानी। मैं लिखूंगी आत्मकथा, एकदम बेबाक होकर सच लिखूंगी, एकदम सच। अपनी गलतियों को भी स्वीकारूंगी और उन पर चोट भी करूंगी। इतनी लंबी जिंदगी है मेरी, हाँ, सारी जिंदगी का लेखा जोखा करूंगी मैं। मैंने आत्मकथा के साथ साथ उपन्यास भी लिखना शुरू कर दिया। उनकी प्रेरणा से मैंने सीता और मौसी 2 उपन्यास लिखे, जो जंगल और कोयला खदानों की आदिवासी महिलाओं के संघर्ष पर केंद्रित है। फिर अपने संघर्ष की आत्मकथा लिखने बैठ गई, जो हादसे के रूप में छपे। हादसे का एक संक्षिप्त रूप हरिवंश जी ने अग्निदीक्षा के नाम से प्रभात खबर पटना में धारावाहिक रूप से छापा भी। मौसी उपन्यास को सत्यप्रकाश ने बनारस से आज में धारावाहिक छापा। आपूर्ति की ये कथा एक स्त्री की दृष्टि से मेरे जीवन में घटी घटनाओं, टकराहटों, संघर्षों और भटकाव का आकलन है। आपूर्ति मेरी आत्मकथा की दूसरी कड़ी है। पहली इतिहास है। हजारीबाग के संघर्ष के बाद हुए संघर्षों को मैंने हास्य में दर्ज किया। हजारीबाग के जो संघर्ष थे, वहाँ के बाद जो संघर्ष हुए उसको उन्होंने हास्य में दर्ज किया। लेकिन स्त्री दृष्टि से मेरे निजी जीवन की टकराहटों की झांकी उसमें नहीं है। हादसे के लोकार्पण के समय राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि मेरी आत्मकथाएं समानांतर नहीं चलकर वर्टिकल चल रही हैं। आप खुदरी में मैंने निजी जीवन और संघर्ष के सच को स्त्री दृष्टि की कसौटी पर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हादसे समय सीमित था। आप खुदरी का समय बहुत लंबा है और स्पेस व भूगोल भी विशाल है। बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा इसमें दर्ज है। तीसरा खंड हजारीबाग की गतिविधियों के प्रसंग में बाद में प्रकाशित होगा, उसे लिखना अभी बाकी है। चौथे खंड में दिल्ली आने पर साहित्यकारों के बीच मेरे अनुभव के विस्तार की चर्चा होगी और होगी परिवार से कटे रहने के कारण खुद को डी क्लास करके मजदूर किसान साथियों को घर में लाने पर झेली यंत्रणाओं की गाथा। मेरी यात्रा संस्मरण की एक पुस्तक लहरों की लय प्रकाशित हो चुकी है। मैंने 21 देशों की यात्रा की है। इस पुस्तक में 11 देशों के यात्रा संस्मरण है। पुस्तक प्रकाशन के बाद मैं हवाई भी गई थी। उसका विवरण पत्रिकाओं में तो छपा है, पर पुस्तक रूप में आना बाकी है। आप खुदरी को तैयार करने में दिनेश जी, सुमन जी तथा शिखा ने मेरे साथ बड़ी मेहनत की है। उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। आत्मकथ्य को संवारने सुधारने में भारद्वाज भारत भारद्वाज, अभिषेक कश्यप, साधना अग्रवाल, अक्षय कुमार और इकबाल रबी जी ने सहयोग दिया। उनके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद श्री महेश भारद्वाज, प्रबंध निदेशक, सामयिक प्रकाशक, जिन्होंने न सिर्फ बड़े ध्यान से पुस्तक को तैयार किया बल्कि बहुत ही धैर्य के साथ पुस्तक तैयार होने का इंतजार भी किया। उनके बार बार इसरार से भी ये कथा अपना वर्तमान रूप ले पाई। अब यहाँ से देखिए पहला भाग शुरू होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। और यहाँ तक जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपने बहुत अच्छे से इस कथा में देख लिया। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे कथानक के साथ आप समझते जाएंगे कि आप उधरी में है क्या। और विश्वास मानिए ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं ना कि इसमें जो है कुछ ऐसी बनावटीपन नहीं है, जो यथार्थ है जीवन का वही दिखाया गया है। तो आप लास्ट तक जो है इसको सुनते रहें। आज के लिए इतना ही।